बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काजी उल कज़ा से बहादुर तो ये जज निकला, हालांकि जो इस बात के लिए मशहूर है कि ये बड़े घर से फैसले लेता है, इसके बावजूद ये काजी से ज्यादा बहादुर जज निकला है। इसकी रिटायरमेंट में 2 माह रहते हैं, लेकिन जज साहब ने कहा है कि मैं बीमार हूं और मैं छुट्टी पे जाना चाहता हूं और अब रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, छुट्टी में मैं अब मजीद काम नहीं कर सकता। आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है? अजीम, ये हैं जज मोहम्मद बशीर साहब। जज बशीर वो जज है जिसने मरियम नवाज और नवाज शरीफ को लंदन के फ्लैटों के केस में 7 साल और 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। तब नवाज शरीफ का ये बयानिया था कि ये जज इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे मुझे सजा सुना रहा है। ये जज गैरत खा गया है। अब इस जज का इमरान खान से क्या ताल्लुक है? नाज़रीन, इमरान खान के खिलाफ नैब के जो केसेस हैं उनकी समाअत जज मोहम्मद बशीर ही कर रहे हैं। इसमें तोशा खाना का केस भी है और इसमें अलकादिर ट्रस्ट केस भी है। 14 मार्च तक जज साहब ड्यूटी कर सकते हैं, क्योंकि 14 मार्च उनकी रिटायरमेंट का दिन है। तकरीबन 2 माह भी रहते हैं। उन्होंने दरख्वास्त दे दी है वजारत कानून को भी और हाई कोर्ट को भी कि वो मजीद काम नहीं कर सकते अपनी रिटायरमेंट से पहले, और अब वो बाकी वक्त घर गुजारना चाहते हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि जो भी उनके ऊपर दबाव है, उनकी जो भी कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, जिस भी वजह से उनको इतने साल ब्लैकमेल रखा गया, बज़ाहिर जो कहा जाता है, दावा किया जाता है, इसके बावजूद ये जज इमरान खान को सजा सुनाने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि जिस जज को इतना मजबूर किया गया है, कमजोर रखा गया है, क्या वो जज छुट्टी पे जाने में कामयाब होता है या उसको हॉस्टेज रख के उसकी छुट्टी मुस्तरद करके उससे ये फैसले करवाए जाते हैं। अब ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर जज साहब की छुट्टी मंजूर हो जाती है तो तोशा खाना का केस हो जाए या अलकादिर ट्रस्ट का केस हो जाए, ये दोनों केस मजीद लटक जाएंगे और इमरान खान को फौरी तौर पर सजा देना नामुमकिन हो जाएगा। इमरान खान जब भी आते हैं अदालत, हर जज के सामने वो यही कहते हैं कि जज तो मजबूर है, जज कुछ नहीं कर सकता। और कल का जो उनका जुमला मशहूर हुआ कि कर्नल साहब जो ये देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान हूं। उसके बाद ये खबर आती है जज बशीर साहब की कि वो अब छुट्टी पे जाना चाह रहे हैं और इमरान खान कुरान की वो आयात भी जजों के सामने पढ़ रहे हैं जिसमें इंसाफ करने का कहा गया है। शायद कुरान की कोई आयत ही असर कर गई हो, क्योंकि अगर आप मुकम्मल तौर पे शैतान नहीं बन गए और मजहब छोड़ नहीं दिया तो कुरान की आयत का असर आप पे हर हाल में हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है ये असर हो गया हो। लेकिन जज का छुट्टी पे जाना महज इत्तेफाक नहीं है। जज ने छुट्टी पे इसीलिए अप्लाई किया है कि उसके ऊपर दबाव है और वो ये गलत फैसला देके तारीख के कूड़ादान में नहीं जाना चाहता। जिससे एक और सवाल पैदा होता है कि जो अभी दबाव बर्दाश्त कर रहा है, जबकि अभी ज्यादा दबाव है, तो वो क्या नवाज शरीफ और मरियम के वक्त भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता था अगर जाली सजा होती? इसका मतलब है कि वो जाली सजा नहीं थी। तब जज ने केस को मेरिट पर देखकर सजा सुनाई। आज जब मेरिट पर केस नहीं बन रहा तो जज कह रहा है जी मैंने केस सुनना ही नहीं है, मैं छुट्टी पे जा रहा हूं और छुट्टी से रिटायर हो जाएगा। यानी दोबारा ये केस जज सुनना ही नहीं चाह रहा। वो कौन सा जज है आप मुझे बताएं जिसको जिंदगी में साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर का केस मिले, वो अपना नाम तारीख की किताबों में लिखवा सके कि मैंने इंसाफ किया था, लेकिन उसे पता हो कि वो इंसाफ नहीं कर सकता, सजा देनी पड़ेगी, गलत सजा होगी, जाली सजा होगी, तारीख के कूड़ादान में चला जाऊंगा। जज तो ऐसा मौका अवेल करते हैं, सजा देनी भी हो या हर तरह से मशहूरी मिलती है, लेकिन ये जज भाग रहा है। एक ही मतलब है कि उसका जमीर उसको इजाजत नहीं दे रहा कि मैं एक बेगुनाह शख्स को सजा दूं। तो वो कैसा जज होगा जज दिलावर जिसने तोशा खाना केस में इमरान खान को सजा दे दी थी? कोई केस बनता ही नहीं है जिस पर उसने सजा दे दी थी। और वो कैसा जज होगा जुल्करनैन जो साइफर केस का मुकदमा सुन रहा है और उसने इसको नाकाबिल समाअत करार नहीं दिया। ये कितने कंप्रोमाइज और घटिया किरदार के लोग हैं, यहीं से आप अंदाजा लगा लें कि जज बशीर जैसा बंदा जो मशहूर है कि वो गेट नंबर 4 का जज है, उसका भी जमीर जाग गया है। उसे इजाजत मिलती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने एक राब्ता ऐप रखी हुई है, उसमें उनके मेंबर्स रजिस्टर करते हैं और जो भी तरीकाकार होता है, मैंने कभी वो पहले खोल के देखी नहीं है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अब जो राब्ता ऐप का इस्तेमाल ये करने जा रहे हैं वो ये है कि राब्ता ऐप में बगैर लॉग इन किए, बगैर अपनी कोई डिटेल डाले, आप सिर्फ क्लिक करेंगे और जो आपका कैंडिडेट होगा आप NA लिखेंगे तो सारे हल्के खुल जाएंगे और आपका जो भी हल्का बनता है इस शहर से, आप वो क्लिक करेंगे तो आपको उम्मीदवार और उसका इंतखाबी निशान नजर आ जाएगा।
ये ऐप अभी तक पूरी तरह से अपलोड नहीं हुई, यानी अपडेट नहीं हुई। इसमें अभी तक इंतखाबी निशान और लोगों के नाम नहीं आए। आज रात तक आ जाने चाहिए, नहीं तो कल तक ये लाजमी हो जाना चाहिए, जो अब तक मुझे पता चला है। लेकिन पाकिस्तान में यह ऐप ब्लॉक कर दी गई है, जिसकी वजह से लोग थोड़े से मुतनफर हो रहे हैं। देखें जी, क्या फायदा, ऐप तो ब्लॉक हो गई है। हो सकता है पीटीआई भी ये सोच रही हो कि ऐप ब्लॉक हो गई है तो क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की। ऐप ब्लॉक हो जाए या ना हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह है ये डिजिटल मीडिया का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है। ओवरसीज पाकिस्तानी 100% तरीके इंसाफ के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में ऐप ब्लॉक हो जाए तो वीपीएन से खुल जाएगी, और जो नहीं खोल सकते ओवरसीज पाकिस्तानी ऐप खोलेंगे और अपने अपने इलाके के लोगों को व्हाट्सएप में, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे ये सब कुछ शेयर हो जाएगा। हर बंदे को पता होगा सिर्फ 18 दिन रह गए हैं। तहरीक इंसाफ बहुत सुस्ती दिखा चुकी है अब तक सब कुछ फाइनलाइज करने में। 18 दिन में सब लोगों को मुख्तलिफ निशानात याद करवाना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। जाहिर है कि पूरी कौम खुद ही हकीकी आजादी लेना चाहती है, तो लोग खुद से जोशो खरोश के साथ ये शेयर करेंगे। जो भी इसमें मालूमात होंगी, वो जो भी शेयर करेगा उसकी चीज वायरल जाएगी। वो फिर ट्वीट हो, वो वीडियो हो, वो कोई क्लिप, जो इस तरह भी होगा वो वायरल जाएगा और लोगों तक पहुंच जाएगी मालूमात। लेकिन इस ऐप को आप लाजमी डाउनलोड कीजिएगा और वेट करें, देखते रहें। अपडेट हो सकता है इसकी आ जाए प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर है, वहां जाके देखते रहें। अपडेट आ जाए तो अपडेट करें, ताकि जो भी लिस्ट है उम्मीदवारों की, जो भी उनका इंतखाबी निशान है, जो नाम है, हल्का है, सब मालूमात वहां होंगी आपके पास। फिर आपका सिर्फ एक काम रह जाएगा, अपना आईडी कार्ड नंबर लिख के 8300 पे आपने सेंड करना है। आपको आपका हल्का नंबर आ जाएगा, बाकी मालूमात आपको राब्ता ऐप से मिल जाएंगी और बाकी डिजिटल मीडिया आपको सब कुछ बता देगा। मेरे जैसे लोग हर वो मालूमात जो आएंगी उस ऐप में, क्योंकि वो ऑफिशियल होगी, आप तक जरूर पहुंचाएंगे, बेशक पाकिस्तान में ब्लॉक हुआ है। तो इसलिए ऐप बहुत जरूरी है कि पीटीआई फौरी तौर पर इसको अपडेट करे। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने तकरीर करते हुए काजी साहब को भिगो भिगो के छित्तर मारे हैं, जिसमें सबसे बड़ा चित्तर था कि जो आजादी इजहार राय है इस पर कदगने रही हैं 75-76 सालों से। ये अगर पहले ना होती तो मुल्क टूटता ना, 2 लाख ना होता। ये कदगन ना होती तो हमारे लीडरों को तख्तेदार पे भी ना चढ़ाया जाता। काजी साहब तो इजहार राय छीनना चाह रहे हैं, उन्होंने जीआईटी बनवा दी है कि मेरे खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। काजी साहब डिक्टेटर बन गए हैं। अतर मिनल्ला साहब ने काजी साहब को थोड़ा सा होश दिलाने की और शर्म दिलाने की कोशिश की है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि काजी साहब को इस तरह की कोई भी चीज पता भी है कि मौजूद है इस दुनिया में। शर्म, हया, गैरत, मेरे ख्याल में इन अल्फाज से भी काजी साहब का कोई दूर दूर का भी वास्ता नहीं है। काजी साहब को देख के पता चलता है कि क्लासिकल मुनाफिक कैसा होता है, जिसके जुबान और जिसके अमाल में बिल्कुल फर्क है। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर सबसे अच्छी कैंपेन किसी की हो रही है ना, तो वो उस्मान डार की जो वालदा हैं, रेहाना डार साहिबा, उनकी हो रही है। क्या शानदार उन्होंने कैंपेन का आगाज किया है, सोशल मीडिया पे भी और ग्राउंड पे भी, गली गली भी जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की जमानत जब्त होती नजर आ रही है मुझे। इसके अलावा कोई भी नतीजा आया तो समझ जाइएगा कि इलेक्शन में ऐसी धांधली हुई है कि जैसा जुर्लू कभी किसी डिक्टेटर ने अपने लिए रेफरेंडम करवाते हुए भी नहीं फेरा। मुशर्रफ का जब रेफरेंडम हुआ था, समझ लें कि मैं चश्मदीद गवाह हूं कि अंदर बुला के लोगों से कहा बस यार इधर टप्पे लगाते जाओ। ऐसे नहीं 90, 95, 96, 98% वोट पड़ते। उस लेवल की धांधली करनी पड़ेगी, वरना ख्वाजा आसिफ की जमानत जब्त होने जा रही है। और ख्वाजा आसिफ मेन लीडर्स में से एक है। अगर उसका ये हाल होने वाला है तो बाकी अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। क्योंकि वक्त कम है और तहरीक इंसाफ बहुत सुस्ती दिखा रही है, तो जैसे जैसे कंफर्म मुस्तनद मालूमात आएंगी आप तक साथ साथ पहुंचानी पड़ेंगी, जब तक ऐप पे सब कुछ अपलोड नहीं होता। ये पीटीआई के नेशनल असेंबली के लाहौर से उम्मीदवारों के निशानात हैं, नोट करने। इसमें उम्मीदवारों का नाम नहीं है, लेकिन आप जब 8300 पे अपना आईडी कार्ड नंबर सेंड करेंगे आपको अपना हल्का नंबर पता चल जाएगा। NA क्या है, तो NA 129 और NA 121 का विकेट निशान है, NA 120 का चारपाई निशान है, NA 119 का जो 3 पहियों वाली बच्चों की साइकिल होती है ये निशान है, NA 118 ये आलिया हमजा है, पांसा यानी छिक्का जो होता है जिसे हम डाइस भी कहते हैं इंग्लिश में, ये है उनका इंतखाबी निशान। NA 117 और NA 126, ये 17 लिखा हुआ है, ये 117 है। NA 117 और NA 126 बोल यानी प्याला। NA 122 ये के का निशान है। NA 124 डॉल्फिन का निशान है।
NA127 घड़ियाल है, NA125 और NA130 लैपटॉप है, NA128 रैकेट है और NA123 रेडियो का निशान है। ये लाहौर के तमाम हलके हैं, आपने ये खुद नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, पूरे लाहौर के हर बच्चे तक ये निशान पहुंचाने हैं। मालूम करना है कि कौन उम्मीदवार है, ये जरूरी भी नहीं है आपके लिए। आपने 8300 पे अपना आईडी कार्ड नंबर भेजना है, कोई डैश डालें ना डालें कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर सारा होना चाहिए बस। डैश के बगैर भी ठीक है, डैशेस के साथ डालते हैं तब भी ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपका हल्का कौन सा है और ये निशान देख के आपने जाके निशान पे मोहर लगा देनी है, सिंपल। और मालूम करना कौन सा मुश्किल है कि जिसका निशान है वो लतीफ खोसा साहब है, छिक्के का जो निशान है, जो डाइस है, वो आलिया हमजा है, रैकेट का निशान सलमान अकरम राजा साहब का है। इसी तरह आपको सारे नाम भी मालूम हो जाएंगे। तो हर किसी ने अपने हिस्से का काम करना है और इलेक्शन वाले दिन तमाम तागूती कुव्वतों को शिकस्त देनी है। आप तक तमाम मालूमात इंशाल्लाह मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग पहुंचाते रहेंगे ताकि पाकिस्तान में जो इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है इसको नाकाम बनाया जा सके। हम सिर्फ जमहूरियत के लिए खड़े हैं, हम सिर्फ सच के लिए खड़े हैं। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।